मर जाऊंगा लेकिन उस लड़की को इस घर की बहू कदापि नहीं बनने दूंगा। बैठक में गूंजती आवाज सुनकर घर की दीवारें तक कांप उठी थी। महेश त्रिपाठी का चेहरा गुस्से से लाल था। सामने उनका बेटा अर्णव खड़ा था। उसकी आंखों में पहली बार विद्रोह दिखाई दे रहा था। पापा, मैंने आपको कई बार कह चुका हूं कि मैं अनाया से प्यार करता हूं और शादी भी उसी से करूंगा। तो कर लो, मगर वह लड़की मेरे घर की बहू कभी नहीं बन सकती। यह मेरा अंतिम निर्णय है। महेश लगभग चिल्ला पड़े थे। तो ठीक है, नहीं लाऊंगा इस घर में उसे। आप बस धर्म जाति पूछते रहना। हाँ, और इस घर से तुम कोई रिश्ता भी मत रखना, महेश झल्ला करके बोले। अर्णव पैर पटकता हुआ बैग उठा करके ऑफिस चला गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। मां सुमन की आंखों में आंसू थे। उसने महेश से कहा, आखिर एक बार अनाया से मिल तो लो। पढ़ी लिखी है, अर्णव के ऑफिस में अच्छे पद पर काम भी करती है। सिर्फ दूसरी जाति की है तो क्या हुआ, इसमें कोई अवगुण थोड़ी है। महेश गुर्राए, तुम चुप रहो। तुमने ही अर्णव को यह शादी हुई है, देख लूंगा मैं उसे। छोटी बहन आर्या सामी हुई खड़ी थी किनारे। महेश अब अक्सर अर्णव के लिए लड़की देखते रहे। अर्णव का मूड अक्सर खराब ही रहने लगा था। सुमन भी स्वभाव से विनम्र, हंसमुख और होनहार बेटी की उदासी देखकर उदास ही रहती थी। आर्या भी सहमी सहमी गुमसुम सी रहती। महेश सुबह शाम ताना दिया करते थे, इस घर में मेरी मर्जी चलती है और यहाँ रहना है तो मेरे हिसाब से सबको रहना पड़ेगा। अर्णव कुछ दिन तक तो ठीक था। फिर एक दिन शांत स्वर में बोला, पापा, आपने हमेशा मुझे सच बोलना सिखाया है। आज सच बोल रहा हूं, मैं अनाया को नहीं छोड़ सकता और मैं अपनी जाति, अपने संस्कार और अपने समाज के सामने सिर नहीं झुका सकता। समाज ही मेरी जिंदगी है, महेश ने कहा, और अनाया मेरी जिंदगी है पापा। मुझे आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, समाज का नहीं। महेश की मुट्ठियां भीज गई थी। बहुत जवान चलने लगी है तुम्हारी। जवान नहीं पापा, अपनी जिंदगी के बारे में फैसला लेने की कोशिश कर रहा हूं। जब तक इस घर में हो, फैसला सिर्फ मैं और मैं ही करूंगा। महेश गुर्राए। अर्णव मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में दर्द छिपा था। शायद इसी वजह से मुझे यह घर छोड़ना पड़ेगा पापा। सुमन चीख पड़ी, अर्णव! लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। उस रात अर्णव ने अपना बैग पैक किया। माँ उसके कमरे में आई। छोटी बहन आर्या साथ में थी। बेटा मत जा। अर्णव ने माँ का हाथ पकड़ा। माँ, मैं पापा से नफरत नहीं करता, लेकिन हर दिन अपमान सुनकर जी भी नहीं सकता। आखिर वो तुम्हारे पिता है बेटा। जानता हूं माँ, और शायद इसी वजह से इतने साल चुप भी रहा। उसने माँ को गले लगा लिया। तीनों रो रहे थे। दरवाजा के बाहर खड़े महेश सब सुन रहे थे, लेकिन उनका अहंकार उनके प्यार से बड़ा हो चुका था। दिन बीतने लगे। अर्णव शहर के दूसरे हिस्से में किराए के फ्लैट में रहने लगा। वह नौकरी करता, दोस्तों के साथ समय बिताता, फिर अनाया से मिलता। धीरे धीरे जीवन की पटरी अपने ढंग से चलने लगी। लेकिन उधर महेश का जीवन बदलने लगा था। हर सुबह चाय के साथ बेटे की खाली कुर्सी दिखाई देती। रात को खाने के मेज पर सन्नाटा पसरा रहता। कभी जिस घर में हंसी गूंजती थी, वहां अब केवल बहसों की याद बची थी। फिर भी महेश मानने को तैयार नहीं थे। एक दिन गुस्से में उन्होंने अखबार में विज्ञापन तक छपवा दिया, मैं अपने पुत्र अर्णव त्रिपाठी को अपनी सभी चल अचल संपत्ति से बेदखल करता हूं। पूरा शहर यह खबर पढ़ रहा था। रिश्तेदार फोन कर रहे थे, कुछ लोग सलाह दे रहे थे और कुछ मजे ले रहे थे। लेकिन सबसे ज्यादा कोई टूटा तो वह थी सुमन। उन्होंने पहली बार पति से कहा, आप जितना क्या चाहते हैं आखिर? महेश चौंक गए। क्या मतलब? बेटे को खोकर सम्मान मिलेगा क्या? महेश चुप रह गए। कुछ महीने बाद बेटी आर्या के लिए रिश्ता आया। बहुत अच्छा परिवार था। महेश पूरे आत्मविश्वास के साथ पहुंचे। बातचीत अच्छी चली। फिर लड़की के पिता ने अचानक पूछा, आपका बेटा अर्णव है ना? महेश का चेहरा उतर गया। जी, वही जिसके लिए आपने अखबार में खबर छपवाई और उसे अपने सारी संपत्ति से बेदखल कर दिया। महेश चुप रहे। माफ कीजिएगा, हम ऐसा रिश्ता नहीं कर सकते। लेकिन क्यों? जो पिता अपने बेटे को सार्वजनिक रूप से अपमानित कर सकता है, वह कल हमारी बेटी के साथ क्या करेगा हमें पता नहीं। यह सुनकर महेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस रात उन्हें नींद नहीं आई। वे छत पर बैठे रहे और अचानक उन्हें याद आया,
जब अर्नव छोटा था और पहली बार साइकिल चला रहा था तो गिर पड़ा था, घुटना छिल गया था। रोते हुए बोला था, पापा पकड़ लीजिए, और उन्होंने दौड़कर उसे संभाल लिया था। आज वही बेटा जिंदगी के मोड़ पर खड़ा था, लेकिन इस बार उन्होंने हाथ बढ़ाने के बजाय उसे धक्का दे दिया था। कुछ दिनों बाद उनके पुराने मित्र विजय मिलने आए। उन्होंने कहा, महेश, एक सवाल पूछूं? हाँ, पूछो। अगर अनाया तुम्हारी जाति की होती तो क्या तुम उसे मना कर देते? नहीं। मतलब समस्या लड़की में नहीं, उसके उपनाम में है। महेश चुप थे। सोचो महेश, तुम इंसान को देख रहे हो और उसकी जाति को। यह सवाल महेश के भीतर उतर गया। अगले दिन वह बिना बताए अर्नव के फ्लैट पहुंचे। दरवाजा खुला, अर्नव सामने था। दोनों कुछ पल चुप रहे। फिर अर्नव बोला, पापा आप अंदर आने दोगे? महेश ने कहा। अर्नव हल्का सा मुस्कुराया। यह भी कुछ पूछने की बात है पापा? अंदर कुछ दोस्त बैठे हुए थे, हंसी मजाक चल रहा था। एक लड़की सबको चाय पिला रही थी, शायद वही अनाया थी। थोड़ी देर बाद वह महेश के सामने आई, हाथ जोड़कर बोली, नमस्ते अंकल। फिर खुद से ही मुस्कुराहट की, नमस्ते पापा। महेश हैरान रह गए। जिस लड़की ने उनके कारण इतने अपमान झेले थे, उसके मन में कोई शिकायत नहीं थी। बैठिए पापा। तो मुझे पापा क्यों कह रही हो? अनाया मुस्कुराई और कहा, क्योंकि अर्नव आपको बहुत प्यार करता है। महेश चुप। जो इंसान अपने पिता को इतना सम्मान देता है, उसके पिता मेरे लिए भी तो सम्माननीय योग्य है ना। महेश की आंखें झुक गई। उस दिन उन्हें पहली बार अनाया को ध्यान से देखा। न उसके कपड़े अलग थे, न संस्कार, न व्यवहार, न सोच। फिर आखिर वे उससे इतनी नफरत किस बात के लिए कर रहे थे? सिर्फ इसलिए कि उसका जन्म किसी दूसरी जाति में हुआ था। शाम को लौट पड़े। घर लौटते समय उनकी आंखें नम थी। उन्हें पहली बार महसूस हुआ, उन्होंने बेटे को नहीं समझा था, उन्होंने प्रेम को नहीं समझा, उन्होंने समय को नहीं समझा, और शायद उन्होंने धर्म को भी नहीं समझा, क्योंकि कोई भी धर्म नफरत करना नहीं सिखाता। आज अर्नव से और अनाया से मिले 1 सप्ताह पूरा हो गया। आज पूरा परिवार बैठक में था। महेश ने अर्नव की तरफ देखा, फिर धीमे स्वर में कहा, बेटा। अर्नव ने सिर उठाया। अगर अनाया आज भी तैयार है, महेश की आवाज में भर्राहट थी, तो मैं उसे अपनी बहू बनाना चाहता हूं। सुमन रो पड़ी। आर्या खुशी से उछल पड़ी। अर्नव की आंखों में आंसू निकल पड़े। वह वर्षों बाद पिता के गले लग गया। महेश ने बेटे को कस कर पकड़ लिया, जैसे कोई खोई हुई दुनिया उसे वापस मिल गई हो। उस दिन केवल एक शादी की मंजूरी नहीं मिली थी, उस दिन एक पिता ने अपने अहंकार को हरा दिया था। और जब अहंकार हारता है तो रिश्ते जीत जाते हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करिएगा।